हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छी ही चलनी चाहिए क्योंकि पेपर आने वाले हैं। आपका टाइम टेबल भी आ गया है, तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जुटे रहो और मुझे भी जुटना है क्योंकि आपकी जो ग्रामर है वो मुझे पूरी करवानी है। मुझे पता है काफ़ी लेट हो चुका है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। मुझे मालूम है कि काफ़ी लेट हो चुका है, आपका रिवीजन भी अभी बाकी है, तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है। सिलेबस भी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमारी जो संस्कृत दिग्दर्शिका है वो अभी चल ही रही है, आप सभी को पता है, और उसके बीच में ये भी हमें करना है। तो आप चिंता मत करिए, मैं करवा लूँगी आपसे। मैंने आप सभी से वादा किया है कि मैं करूँगी और करके ही रहेंगे हम लोग मिलके, ठीक है। तो आज देखिए बच्चों, हमारी जो पहली क्लास थी वो हमारी हो चुकी है, यानी कि हिंदी वर्णमाला को हमने पढ़ लिया है। हिंदी व्याकरण हमारी स्टार्ट हो चुकी है। 12th क्लास के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए है ये। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सभी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी जितने भी बोर्ड है हिंदी व्याकरण को लेके, या सामान्य हिंदी हो या उनकी साहित्यिक हिंदी हो। साहित्यिक हिंदी मतलब ये होता है कि अगर आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हिंदी है या फिर आपने एक लिटरेचर के रूप में यानी कि ऐच्छिक विषय या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है, तो भी आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिसका नाम है संधि। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संधि पढ़ने वाले हैं। संधि कितनी होती है, क्या क्या इसके भेद होते हैं, उन भेदों के भी जो उपभेद होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से संधि बनाई जाती है और संधि बने हुए शब्द को संधि विच्छेद कैसे करना है ये भी आना चाहिए। संधि तो हम जल्दी से कर लेते, दो विच्छेद किए हुए वर्ण है, पद है, उन पदों में हम संधि बना लेंगे क्योंकि हमें नियम पता है, हम नियम सीख लेंगे। लेकिन यही नियम जब हम विच्छेद करने की बात आती है तब थोड़े से भूल जाते हैं और ये समझ में नहीं आता है कि हमें संधि विच्छेद करना कहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, नियम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, परिभाषा के साथ में पढ़ेंगे। और परिभाषा हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी? सिर्फ संधि की परिभाषा रहेगी। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं यानी कि स्वर संधि पढ़ने वाले हैं, व्यंजन पढ़ने वाले, विसर्ग पढ़ने वाले। तो हिंदी में क्या चलते हैं? इनके नियम चलते हैं। संस्कृत वर्णमाला में या संस्कृत ग्रामर में क्या होता है कि स्वर संधि में तो चलो नाम चलते हैं हमारी कितनी संधि है, लेकिन हिंदी व्याकरण के अंदर व्यंजन और विसर्ग संधि में सिर्फ और सिर्फ नियम चलते हैं कि आपको किस नियम से इस पद की ये जो संधि विच्छेद है उसकी संधि करनी है और किस नियम से इसका विच्छेद करना है। तो ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर नंबर 1 के रूप में पढ़ेंगे। आज केवल और केवल क्या करेंगे कि संधि की परिभाषा पढ़ेंगे। केवल नहीं, ये भी बहुत कुछ होगा आपके लिए क्योंकि एकदम सारा पढ़ा लिया तो आप नहीं समझ पाओगे कि स्वर कहाँ थी, व्यंजन कहाँ थी और विसर्ग कहाँ थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है हमें कि आज हम से केवल संधि की परिभाषा, संधि के जितने भी भेद होते हैं वो सारे देख लेंगे और उसके बाद स्वर संधि आज पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और मेरे हिसाब से स्वर संधि सबसे बड़ी होती है और अगर इसको सीख लिया तो फिर व्यंजन संधि को और विसर्ग संधि को करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है संधि का। यह है हमारी संधि की परिभाषा कि दो निकटवर्ती क्या होता है कि ये हमारा प्लस है क्योंकि संधि का मतलब होता है ये ही, बस ये जोड़ है, इस जोड़ करना है, जोड़ करनी है। और अगर जुड़ा हुआ कोई पद है तो उसको टुकड़े करने हैं कि ये हमारा एक प्लस है, यानी कि इसे धन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? धन बोलते हैं, प्लस भी बोलते हैं। और क्योंकि धनात्मक है इसलिए इसे धन बोलेंगे कि रवि धन ईश, इससे जो भी होगा हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे। कभी कभी प्लस भी हो जाएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लस भी बोल देंगे, धन भी बोलेंगे। निकटवर्ती, निकट का मतलब क्या होता है? बहुत ही पास, करीबी, एकदम करीबी। और करीबी कैसे होता है कि जैसे ये वाला वर्ण अ आ गया है और ये वाला वर्ण ई आ गया है, ए आ गया है, ठीक है। क्या आ गया है? ए आ गया है, यानी कि अ और ए बिल्कुल पास पास वाले। कैसे अ और ए हो गया है? जैसे यहाँ हो गया है राम, जैसे ये हो गया है राम और राम में यहाँ पर क्या है? अ और प्लस जस्ट के बाद में हो गया है ईश, ठीक है। क्या हो गया है? ईश हो गया। तो अ और ई ए हो जाएगा कि राम धन ईश, तो ये क्या हो जाएगा? रमेश। क्या हो जाएगा? ये रमेश हो जाएगा। तो राम धन ईश क्या हो जाएगा? रमेश हो जाएगा। रमा धन ईश, इस तरह से तो आ धन ई रमेश हो जाएगा। उससे क्या हुआ कि निकटवर्ती। अब हमने यहाँ पर इस र को नहीं लिया, हमने इस श को नहीं लिया, वो बिल्कुल ही यहाँ हमने लिखा ईश,
बिल्कुल ही पास पास वाले, एकदम जुड़े हुए वाले नहीं, पास पास वाले जो दो वर्ण होते हैं उन वर्णों के अंदर अगर स्वर है तो स्वर की संधि होगी, अगर व्यंजन है तो व्यंजन की संधि होगी, और अगर विसर्ग है तो विसर्ग में संधि होगी। कि यहाँ पर व्यंजन है तो व्यंजन की संधि होगी, और यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग के साथ संधि होगी। तो उसे क्या कहेंगे हम? संधि कहेंगे। क्या बोलेंगे? संधि बन के और फिर एक नया रूप बनकर आएगा, उसे संधि कहते हैं। कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर, परस्पर का मतलब क्या होता है? आपस में। क्या होता है? आपस में। कि दो निकटवर्ती यानी कि जो करीबी वर्ण है, उन निकटवर्ती करीबी वर्णों के आपस में मेल से जो विकार, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। यही इंपॉर्टेंट है। ये एक वर्ण या जिसका एक और नाम है, पर्यायवाची बोल दो, विकार या परिवर्तन, बदलाव जो भी है, चाहे आप विकार बोलो या फिर आप परिवर्तन बोलो, एक ही चीज कहेंगे ये सारी चीजें, ठीक है? कि विकार बोलो या परिवर्तन, एक ही बात है कि विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। जैसे मैंने रमा धन ईश में क्या करा था? रमा धन ईश। अब यहाँ आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, दोनों मिलके क्या बन गई है? ए की मात्रा बन गई है। इससे एडी की मात्रा बनी है ये, ठीक है? क्या बन गई है? ए की मात्रा बन गई है। तो ये क्या आया है? परिवर्तन हुआ ना, क्योंकि ना तो आ रहा ना ई रहा, ये तो ए बन गया। या फिर हम यहाँ लिखेंगे आ था या अ था, दोनों मिलके आ बन गया है। तो परिवर्तन तो हुआ ही है। परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एक तो आ का शब्द था और एक अ का शब्द था, दोनों मिलके आ का शब्द ही बन गए हैं। तो परिवर्तन तो हुआ ही है, विकार तो हुआ है, तो वो विकार ही संधि कहलाता है। उसका मिलना संधि नहीं है। मिलने के बाद जो परिवर्तन आया है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मिलने के बाद जो परिवर्तन आता है उसे क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर हम संधि के भेद की तरफ चलते हैं कि संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। और मुख्यतः क्या, वैसे भी 3 ही भेद होते हैं, चाहे आप मुख्यतः बोलो या साधारण बोलो, संधि के सामान्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वर। तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। क्या होता है? स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है, स्वर प्लस स्वर ये होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। दूसरा होता है हमारा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है? यहाँ पर हमारा व्यंजन होगा और यहाँ पर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है? स्वर भी और व्यंजन भी हो सकता है। तीसरा आता है हमारा विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में यहाँ पर हमारा विसर्ग होगा और यहाँ चाहे स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है? स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते हैं। क्या क्या है कि स्वर संधि में स्वर स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन स्वर और व्यंजन का मेल होता है, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन किसी का भी मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि बोलते हैं, ठीक है? अब आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे पहचाने कि हमें स्वर करनी है, व्यंजन करनी है, विसर्ग करनी है। कि प्लस के इधर बस ये वाले यहाँ पर अगर आपका स्वर है इसका मतलब वो स्वर संधि है। आपको यहाँ नहीं देखना है, पहले यहीं देख लीजिए। प्लस के इधर वाले वर्ण में देख लीजिए, इधर वाले वर्ण में व्यंजन देख लिया मतलब व्यंजन संधि, इधर वाले वर्ण में विसर्ग देख लिया मतलब कि विसर्ग संधि। ये आपको ध्यान रखना है, इससे पहचान हो जाएगी आपको। कि सबसे पहले नाम तो लिख लोगे कि पूछ लिया है कि संधि के इस शब्द का, ये निम्न शब्दों का संधि विच्छेद करिए या फिर संधि पद बनाइए, संधि शब्द बनाइए और इसका नाम भी लिखिए, संधि का नाम भी लिखिए। तो नाम आपको तभी याद हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या है, और नियम के अनुसार आपको संधि के भेदों के नाम भी याद हो जाएंगे। हिंदी व्याकरण में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि के ही नाम चलते हैं। स्वर संधि के नियम आपको नाम के अनुसार याद करने होंगे। और व्यंजन संधि में कोई नाम नहीं होता है, कोई भी व्यंजन संधि हो व्यंजन संधि नाम लिखना है। इसी तरह से स्वर विसर्ग संधि में भी आपको कोई नाम नहीं लिखना है, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन के भी नाम होते हैं, श्चुत्व, ष्ठुत्व, जस्त्व, चर्त्व, अनुस्वार, अनुनासिक, है ना। और विसर्ग में होता है उत्व, रुत्व, सत्व और लुप्त, 4 संधियां होती है। तो इनके नाम नहीं चलने हैं, सिर्फ आपको लिखना है ये विसर्ग है और ये व्यंजन है। केवल और केवल स्वर संधि में ही आपको नाम का ध्यान रखना है। अब चलते हैं यहाँ हम कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं कि जब 2 स्वर, क्या बोला था मैंने, यहाँ पर भी स्वर होना चाहिए और यहाँ पर भी स्वर होना चाहिए। जब 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं या 2 स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है, बस यही, ये परिवर्तन या फिर विकार, यही तो होती है संधि। और क्या होती है? तो वह स्वर संधि कहलाती है। बस 2 स्वर हो गए और 2 स्वर के बाद में यहाँ पर जो वर्ण निकल कर आता है, नया वर्ण बनता है उसे, और वो जो वर्ण बनेगा वो मात्रा के साथ बनेगा।
मतलब कि कोई भी स्वर है वो जब जुड़ेंगे तो एक नई मात्रा, क्योंकि स्वर क्या एक तरह की मात्रा है, और वो जो दोनों मात्रा जुड़ेगी, मात्रा जुड़ के एक नई मात्रा का निर्माण करेगी, तो नई मात्रा क्या हो गई, ये संधि हो गई, क्योंकि उसमें क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है, उसमें विकार हो गया है, इसलिए वो क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, अब चलते बच्चों हम यहाँ पर स्वर संधि के मुख्यतः भेद कितने होते हैं। वैसे तो स्वर संधि के सामान्यतः जो भेद पढ़ाए जाते हैं वो 5 तक ही पढ़ाए जाते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। लेकिन अब क्या करते हैं कि पूरे 7 भेद पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हम 12th क्लास हिंदी की ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अयादि तक नहीं रुकेंगे, हम तो सारा पढ़ेंगे, जितना भी संधि होती है, इससे भी ज़्यादा, इसके आगे भी अगर कोई भेद होता है तो हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हम कितने भेद पढ़ने वाले हैं, मुख्यतः 7 भेद पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला कौन सा है, दीर्घ, और दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। अब ये बड़ा कैसे होता है मैं दीर्घ संधि में आपको बताऊंगी। नंबर 2 का आता है गुण संधि, नंबर 3 का आता है वृद्धि संधि। देखिए कहीं नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, दीर्घ से यानी दीर्घ बड़ा बन जाएगा, गुण से गुण हो जाएगा, वृद्धि से वृद्धि यानी कि उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, यण हो जाएगा, अयादि पूर्व रूप यानी कि पहले के रूप का हो जाएगा, पर रूप यानी कि दूसरा रूप हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी 7 संधियां, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप, ये 7 संधियों को हमें पढ़ना है। आज हमारे लेक्चर नंबर 1 में हमें यही पढ़ना है, 7 संधियों के नियम पढ़ने हैं, इनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, संधि विच्छेद पढ़ना है, संधि बनाना सीखना है, तो सारी चीजें आज हमको यहाँ पर करनी है। अब शुरू करते हैं हमारी सबसे पहले नंबर की जो संधि है, जिसका नाम क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सबसे पहले नियम बताने के पहले मैं आपको बताऊंगी कि मूल स्वर केवल और केवल कितने होते हैं, मूल स्वर कितने हैं, कि स्वर कितने होते हैं, स्वर हमारे 11 होते हैं। 11 में से मूल स्वर कौन कौन से, 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे 11 स्वर हो चुके हैं। अब इन 11 स्वरों में देखिए कुछ कुछ ऐसे है कि ये दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें से ये ही मूल स्वर है, ये दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन ये मूल है, ये दोनों सेम लग रहे हैं, ये मूल है और ये मूल है, री और किसी में नहीं आता है। ठीक है, अब ये जो ए बना है वो अ और ई मिलके बना है, अ और बड़ी ई मिलके ऐ बना है, इसी तरह से अ और उ मिलके ओ बना है, और अ और उ मिलके औ बना है, ऐसे ये बने हैं। तो ये तो हो गए हमारे संयुक्त स्वर जो मूल स्वर आते हैं, और ये हो गए हमारे बड़े स्वर हो गए, यानी कि दीर्घ हो गया है। लेकिन जो छोटे स्वर कहेंगे, है ना, स्वर जो छोटे कहेंगे वो कौन कौन से होते हैं, ये अ, ई, उ और री, बस ये 4 ही मूल स्वर कहे जाते हैं। इन चारों के आधार पर ही पूरी दीर्घ संधि पढ़ाई जाती है। अब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया था, तो वर्णमाला में आपने देखा था कि एक तो ह्रस्व स्वर होते हैं, क्या होता है, ह्रस्व स्वर, और एक होते हैं नंबर 2 के दीर्घ स्वर, क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है, बड़े स्वर। अब बड़े स्वर कौन सा है, अ छोटा है यानी कि ह्रस्व हो गया है, आ दीर्घ हो गया है, ई ह्रस्व हो गया है, ई दीर्घ हो गया है, उ ह्रस्व हो गया है और उ दीर्घ हो गया है। इसी तरह से री ह्रस्व हो गया है और एक री और माना गया है, वह भी कौन सी हो गई है, दीर्घ हो गई है। तो ये इन चारों ही वर्णों को हम दीर्घ में लेंगे, तो 4 वर्णों के 4 नियम चलेंगे हमारे दीर्घ संधि में। तो कैसे चलेंगे, पहला नियम हम देखते हैं, अ का देखते हैं। पहला किसका देखते हैं, अ का, कि यदि यहाँ पर अ है या फिर आ है, प्लस के पहले या तो अ होना चाहिए या आ होना चाहिए, और प्लस के बाद में भी या तो अ है या आ है, कोई भी हो, इज इक्वल टू आ उत्तर ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम कह रहा है हमारा कि यहाँ पर छोटी ई हो और यहाँ पर बड़ी, यानी कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो, प्लस यहाँ पर भी छोटी हो या फिर यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर बड़ी भी हो सकती है, यहाँ पर छोटी भी हो सकती है, यहाँ पर छोटी भी हो सकती है, यहाँ पर बड़ी भी हो सकती है, इज इक्वल टू बड़ी ई ही इसका उत्तर आएगा। नंबर 3 का जो नियम है, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, प्लस या धन छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, इज इक्वल टू बड़ा ही उत्तर आएगा। आगे देखिए नंबर 4 का जो नियम चलता है, री से ऋषि हो, और ऋषि का हमने संस्कृत भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो ऋषि को बड़ी री भी बताया है, या फिर एक री और हो, बड़ी री हो, प्लस यहाँ पर भी री हो या फिर री हो,
इज इक्वल टू ये री ही आएगा। अब देखिए क्या होगा कि ये आ की मात्रा ऐसे लगेगी नहीं, डायरेक्ट आ की मात्रा ऐसे लग जाएगी, ये ऐसे लग जाएगी, ये ऐसे लग जाएगी और ये ऐसे लग जाएगी। अब ये कैसे लगेगी हम देखते हैं, नियम के अनुसार हम चलेंगे। तो नियम देखिए, पहला नियम क्या कह रहा है, पहला हमारा क्या कह रहा है, अ हो या आ हो प्लस अ हो या आ हो इज इक्वल टू आ, मतलब कि आ की मात्रा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे, देखिए कि यहाँ हो गया हमारा विद्या, यहाँ हो गया हमारा अर्थी, ठीक है, यहाँ हो गया हमारा शश और यहाँ हो गया हमारा अंक, यहाँ हो गया हमारा विद्या और यहाँ हो गया हमारा आलय, यहाँ हो गया हमारा हीम और यहाँ हो गया हमारा आलय। देख लीजिए सारे हो गए हैं कि यहाँ आ हो गया, यहाँ अ हो गया, यहाँ अ हो गया, यहाँ अ हो गया, यहाँ आ हो गया, यहाँ आ हो गया, यहाँ अ हो गया, यहाँ आ हो गया। चारों रूप आ गए हैं, इनमें जो चारों नियम बताए चारों रूप आ गए हैं। अब देखिए इनकी संधि कैसे होगी, इनकी संधि ऐसे होगी कि विद्या क्या करा है, विद्या का आ ले लिया है और इसका अ ले लिया है, चाहे अ हो या आ हो। तो क्या होगा, ये आ है और ये अ है, दोनों मिलके आ बन गया है। अब ये आ कैसे बने हैं कि विद्या तो लिख लेंगे हम, विध लिख लो। अब ये जो आ की मात्रा और अ की मात्रा दोनों मिलके आ की मात्रा बन गई है, मतलब ये दोनों कट गए हैं। अब ये आ की मात्रा अ की मात्रा दोनों कट गई है, इसका मतलब आ गया है। और यहाँ लिख लो आप थी, ठीक है, र थी। अब ये जो आ की मात्रा बची है इसको आप यहाँ लगा दो, ये बन गया विद्यार्थी, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर श और यहाँ पर क आ जाएगा। अब फिर आधा श लिखेंगे क्योंकि अ की मात्रा हटा दी है और अ हटा दिया है, दोनों मिलके आ बन गया है। यहाँ आ की मात्रा लगा दो और ये यहाँ बता दो शशांक हो गया। क्या हो गया है, शशांक। इसी तरह से विद्यालय, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्यालय, आ की मात्रा सीधा लिख लेंगे विद्यालय, ठीक है, विद्या धन आलय विद्यालय। इसी तरह से हीम धन आलय, तो हीम धन आलय क्या हो जाएगा, हिमालय, क्या बन जाएगा, हिमालय, ठीक है। ऐसे बन गए। ये तो हमने करी संधि। अब करते हैं हम यहाँ पर संधि विच्छेद। क्या करते हैं, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, ठीक है। तो संधि विच्छेद में देखिए, और हम दूसरे वर्ण लेते हैं, और कोई दूसरे वर्ण है वो ले लेते हैं। जैसे आ गया है यहाँ हमारा मदिरालय, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप ये सबसे पहले सोचिए कि संधि है, तो अगर संधि विच्छेद किया हुआ है तो संधि आप बना लोगे, लेकिन अगर संधि ही बनी हुई है तो इसको विच्छेद कैसे करना है। तो ये तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा को हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें देखिए यहाँ रा लगा हुआ है, रा है मतलब इसका मतलब आ लगा हुआ है। आ से हमें टुकड़े करने हैं, तो यहाँ हम म दी र लिखेंगे या लय लिखेंगे। दो सार्थक शब्द बनाने हैं, तो सार्थक शब्द में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा म दी रा और यहाँ हो जाएगा हमारा आलय। आप ऐसा मत सोचिए कि आ के टुकड़े करने तो अ ही होगा। आ भी हो सकते हैं, अ भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, अ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रा में हो गया हमारा आ और ये आ, ये दोनों मिलके रा बन गए थे, इसलिए मदिरालय बन गया था। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण बताती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है तथापि। क्या लिखा हुआ है, तथापि। अब संधि विच्छेद कहाँ होगा, छोटी ई की मात्रा से होगा नहीं, इससे त से होगा नहीं, यहाँ पर होगा था में। अब था में संधि विच्छेद कैसे होगा कि हम पहले लिखेंगे क्या, तथ। अब तथ कोई शब्द होता है, नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको तथा लिख देंगे और धन लिखेंगे। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से पी तो लिखेंगे नहीं, सीधा या तो आपी लिखेंगे या अपी लिखेंगे। तो ये क्या बन गया है हमारा, अपी। अपी भी कोई शब्द होता है, तथा भी कोई शब्द होता है, कि तथा धन अपी तथापि। क्या बना है, तथापि। कैसे बना है, आ और अ मिलके आ बन गया है, इसलिए थ में आ की मात्रा जुड़ गई थी और तथा धन अपी इसका एक उदाहरण आता है। अब चलते हैं हम यहाँ पर हमारे दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि ई हो या फिर बड़ी ई हो प्लस ई हो या फिर बड़ी ई हो इज इक्वल टू बड़ी ई, मतलब कि मात्रा ये वाली आ जाएगी। जैसे यहाँ हमने लिखा है पहला, रवि धन इंद्र, रवि धन ईश, सुधि धन इंद्र,
सुधी धन ईश। ठीक है, अब देखिए इनकी ये तो संधि विच्छेद है बच्चों, यहाँ पर हम संधि विच्छेद भी करेंगे। संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसे संधि बनाना है। ये क्या है छोटी ई, ये क्या है छोटी ई। चाहे कोई भी रूप हो, छोटा बड़ा जुड़े या बड़ा छोटा जुड़े या बड़ा बड़ा जुड़े या छोटा छोटा जुड़े, उसका जो आंसर बनकर आएगा वो क्या आएगा, बड़ा। इसलिए क्या बोला है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि क्यों है, क्योंकि चाहे छोटा छोटा जुड़ता हो या छोटे बड़े के साथ जुड़ रहा है, बड़ा छोटे के साथ जुड़ रहा है या छोटे छोटे के साथ जुड़ रहा है या बड़े बड़े के साथ जुड़ रहा है, आंसर बड़ा ही आएगा, दीर्घ आएगा, दीर्घ रूप उसका आएगा। इसलिए क्या कहा जाता है, इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए क्या बताया है, यहाँ यही बताया है कि आप चाहे बड़े को छोटे के साथ जोड़ो या छोटे को बड़ों के साथ जोड़ो या बड़े को बड़े के साथ जोड़ो या छोटों के छोटे के साथ जोड़ो, क्या आएगा, बड़ा रूप आएगा। क्योंकि हमारे ये जो वर्ण है, ये कौन से वर्ण आ जाते हैं, दीर्घ वर्ण आ जाते हैं। कौन से वर्ण आ जाते हैं, दीर्घ वर्ण आ जाते हैं। अब दीर्घ वर्ण कौन कौन से है, दीर्घ वर्ण कौन कौन से, पहले हम ये देखेंगे कि दीर्घ वर्ण लिख लेते हैं। यहाँ पर हम छूट गया था हमारा दीर्घ वर्ण। अब दीर्घ वर्ण क्या है, आ, ई, उ और री। ठीक है, ये हमारे 4 दीर्घ वर्ण हैं। 4 छोटे वर्णों से 4 दीर्घ वर्ण बन जाते हैं और ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से दीर्घ वर्ण है। तो छोटे वर्ण बन के भी दीर्घ वर्ण बन जाते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर हम संधि बनाते हैं तो छोटी छोटी मिलके क्या हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। तो र और आधा न और द तो आपको ऐसा का ऐसा लिखना है। इस व के अंदर आपको क्या करना है, ई की मात्रा लगानी है। तो ये क्या बन जाएगा, रविंद्र। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा, रविश। और ये क्या बन जाएगा, सुधींद्र। क्या बन जाएगा, सुधींद्र। और ये क्या बन जाएगा, सुधीश, सुधीश। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर संधि विच्छेद। संधि विच्छेद की अब उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में देखिए पहला आ जाता है महेंद्र। क्या आ जाएगा, महेंद्र। और दूसरा आ जाएगा हमारा गिरीश। ठीक है, महेंद्र में देखिए क्या था कि हमने क्या करा, मह कोई शब्द होता है, मह तो कोई होता नहीं है जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है। धन इंद्र, इंद्र तो आता है, इंद्र तो पढ़ने में ही आ रहा है कि महेंद्र, यानी कि इंद्र तो है ही है। अब यहाँ पर महा होगा या महा होगा, क्या होगा, मही होगा या मही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा मही धन इंद्र। तो ये जो बड़ी आ गई है और ये छोटी आ गई है, दोनों मिलके क्या बन जाएगी, बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। यहाँ पर बड़ी है और यहाँ पर छोटी है, इज इक्वल टू बड़ी ई की मात्रा, यानी कि ऐसी बन जाएगी। तो ये क्या बन गया है, महेंद्र बन गया है। ऐसे ही देख लीजिए गिरी। अब गिरी कैसे लिखते हैं, गिरी, ये हो गया गिरी, इसमें छोटी ई की मात्रा है। और धन ईश, क्या बोला है, ईश, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। तो चाहे यहाँ बड़ी थी, यहाँ छोटी हो गई, यहाँ छोटी हो गई, यहाँ बड़ी हो गई, आंसर क्या निकल कर आएगा, ई निकल कर आएगा, यानी कि ई की मात्रा आ जाएगी। तो ये क्या बन गया है, गिरीश बन गया है। अब चलते हैं बच्चों हम यहाँ पर हमारे तीसरे नियम की तरफ। और तीसरा नियम क्या कह रहा है, ऊ था या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ या फिर छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, यानी कि ये मात्रा ही आएगी। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। भानु धन उदय, लघु धन उर्मी। ठीक है, भानु धन उदय और लघु धन उर्मी। भानु में क्या हो गया, छोटा ऊ, और ये हो गया छोटा ऊ, दोनों मिलके बड़ा ऊ, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, भा और ये द और ये तो ऐसे ही लिख लीजिए। अब क्या करना है, इस ऊ को काट दिया हमने क्योंकि यहाँ ले लिया, और इस ऊ की मात्रा को यहाँ ले लिया और ये आधा न बच गया है। अब इस आधे न में क्या बनेगा, ये जो मात्रा निकल कर आई है ये मात्रा इस आधे न में लगेगी और भानु दय बन जाएगा। इसी तरह से देखिए लघु धन उर्मी, तो ये हो गई छोटी और ये हो गई बड़ी। अब छोटी और बड़ी हो या बड़ी और छोटी हो या छोटी छोटी हो या दोनों बड़ी हो, क्या आंसर क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ, और बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है ये, इसका मतलब ये जो आंसर क्या आएगा, ल घ में बड़े ऊ की मात्रा, और ये जो ऊ है ये तो कट गया है, इसलिए उर्मी, लघुर्मी क्या बन गया है, लघुर्मी बन गया है। अब चलते हैं हम यहाँ पर संधि विच्छेद की तरफ चलते हैं। संधि विच्छेद कर लेते हैं, कौन सा है, तो संधि विच्छेद देख लीजिए इनके भी, क्योंकि संधि भी आनी चाहिए हमें और संधि विच्छेद भी आना चाहिए, दोनों ही आने चाहिए। ठीक है,
अब देखिए संधि विच्छेद में पहला हमारा आ जाएगा वधूर्मी, ठीक है, और दूसरा आएगा हमारा लघुपाय। वधूर्मी, यहां देखिए हमें सबसे पहले फोकस कहाँ करना है, हमें यहां पर करना है, बड़े ऊ की मात्रा की तरफ करना है। और बड़े ऊ की मात्रा की तरफ करके हमने क्या करा है, यहाँ देखिए सबसे पहले से व और वधूर्मी, लास्ट में क्या बोलने में क्या आ रहा है, उर्मी, तो उर्मी को यहाँ अलग कर लीजिए, ये हो गया हमारा उर्मी। और यहाँ क्या बन गया है, वधूर्मी, तो वधूर्मी से वधु क्या बन गया है, वधु। वधु कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा ऊ, और ऊ क्या हो गया, बड़ा ऊ और छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, और बड़े ऊ की मात्रा लग गई थी, वधूर्मी हो गया। इसी तरह से लघु पाय, तो लघु में मात्रा कौन सी होती है, छोटी होती है, और ये हो गया हमारा लघु पाय, उपाय, क्या बना है, उपाय। तो छोटी प्लस छोटी इज इक्वल टू बड़ी, और ये मात्रा क्या बन जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा, तो ये क्या हो गया है, लघु पाय। तो अब तक हमने 3 नियम देख लिए हैं, अभी हमारे एक नियम और बाकी है, यानी कि री से ऋषि का नियम है, वो बाकी है, वो अभी देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो चौथा नियम है वो आ जाएगा, चाहे ऋषि की मात्रा हो या बड़ी ऋषि की मात्रा हो। बड़ी ऋषि की मात्रा आपके बहुत कम आएगी, न के बराबर आती है, और ये वैदिक संस्कृत में होती है, इज इक्वल टू ऋषि की मात्रा, मतलब ये ऐसी ही लगती है, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, ठीक है, ये इस तरह से लगती है, इस तरह से। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, चाहे ये वाला री हो, री कहीं भी होगा, एक तरह का ही होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर कि मात्र धन ऋण, ठीक है, इसी तरह से पितृ धन ऋण, भ्रातृ धन ऋण, ठीक है, 3 शब्द ले लिया है। तीनों शब्दों में देखिए क्या करेंगे, मात्र धन ऋण, ये ऋषि की मात्रा हो गई है, ये ऋषि की मात्रा प्लस रे ये ऋषि की मात्रा, दोनों मिलके क्या हो गया, ऋषि की मात्रा बन गई। तो ये क्या हो जाएगा, माँ, और ये ऋषि कट जाएगा, ये हो जाएगा मातृण, क्या हो जाएगा, मातृण। इसी तरह से ये भी देख लीजिए, ये ऋषि प्लस ये ऋषि, दोनों मिलके ऋषि, मतलब कि ये मात्रा, अब ये डबल वाली हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा पितृण, ठीक है। इसी तरह से ये ऋषि और ये ऋषि दोनों मिलके ये मात्रा बन जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर भ्रातृण। ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण यानी कि उधार, कि पितृण, पितृऋण जो होता है उसे क्या बोलते हैं, पितृण बोलते हैं। ये हो गए हमारे यहाँ पर क्या हो गए है, संधि कौन सी, री वाली। अब यहाँ पर हम देखते हैं संधि विच्छेद, क्या देखते हैं, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद में जो पहला आता है हमारा, वो क्या आता है, पहला देखते हैं होत्रकार। होत्रकार में क्या करना है, ये बड़ी री है, इस बड़ी री को 2 छोटी छोटी री बना देना है, ये हो गया हमारा होत्र और ये हो गया हमारा रिकार। इस तरह से आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो दीर्घ संधि हमारी हो चुकी है। अब आते बच्चों हमारी अगली संधि जिसका नाम है गुण संधि, गुण हो जाता है, और ये हमारी दूसरे नंबर की संधि है जिसका नियम चलता है। नियम क्या है इसका देख लेते हैं पहले, क्योंकि सबसे पहले हमें नियम देखना है, ठीक है। नियम क्या है कि यानी कि यहाँ पर अ हो या यहाँ पर आ हो, इसके साथ में ई या ई अगर जुड़ता है तो ये क्या हो जाएगा, ए, मतलब कि ए की मात्रा। इसी तरह से यहाँ पर अ हो और यहाँ पर आ हो, अगर उसके साथ में ऊ और ऊ जुड़ता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओ, यानी कि हमारी ओ की मात्रा हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा पहला जो नियम है, पहला ये नियम है और दूसरा ये नियम है। तो ये हो गए हमारे 2 नियम। नंबर तीसरा चलेगा हमारा, यहाँ पर अ हो यहाँ पर आ हो, प्लस अगर री आता है तो ये हो जाएगा हमारा अर, और अर में ये मात्रा लग जाएगी, अ के बाद में ये इस तरह से मात्रा लगेगी। नंबर 4 का जो नियम है वो कहता है अ हो या आ हो। यहाँ देखिए प्लस के पहले पहले इस साइड क्या है, सिर्फ अ आ, और प्लस के बाद यानी कि धन के बाद में जो स्वर है वो बदले है, प्लस ली। ये संस्कृत में आता है, अधिकतर इसमें नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन 3 नियमों के साथ में,
इन 3 नियमों के साथ में हम गुण संधि करेंगे। तो पहला नियम हमारा क्या आता है कि अ या फिर आ के साथ में ई या फिर बड़ी ई लगती है तो क्या बन जाएगा, वो ए आदेश हो जाएगा, यानी कि ए की मात्रा लग जाएगी। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है एक कि देव प्लस ईश। दूसरा लिखा है मैंने यहाँ पर महा प्लस इंद्र, ठीक है। और एक और कर लेते हैं यहाँ पर सुर प्लस ईश, और सुर को एक के साथ और जोड़ देते हैं, सुर प्लस इंद्र, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका संधि बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है, हमें संधि बनानी है। तो ये क्या है बच्चों, व के अंदर क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है, और यहाँ क्या हो गया है, ई आ गया है। क्या कह रहा है, अ हो या आ हो, ई हो, ई हो, क्या उत्तर आएगा, ए आएगा। तो हमारा उत्तर क्या बनकर आया, ए, यानी कि ए की मात्रा। अब ये ए की मात्रा लगाने का है, सबसे पहले यही प्रॉब्लम रहती है। तो व के अंदर से ए अ निकल गया है, इसका मतलब आधा व, और ये इधर वाले और इधर वाले तो सेम रहेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले को हमें मर्ज करना है, इनको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद परिवर्तित रूप में इन्हें लिखना है। तो प्लस के और ये जो प्लस के पहले वाले से इधर वाले और इधर वाले हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ श लिख दो। अब संधि किस में हो रही है, व के अंदर अ छिपा हुआ और ई के अंदर, बस इसमें, तो आधा व भी हमने लिख दिया है। अब अ और ई का क्या मेल हो गया है, ए हो गया है। तो हमें क्या करना है, ए की मात्रा लगानी है। कहाँ लगानी है, इसी व में लगानी है जहाँ से हमने मात्रा हटाई है, यहाँ से हटाई है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे, देवेश बन गया। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या करा है, आ है और यहाँ ई है, आ और ई भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ए की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ देखिए क्या करना है हमें, यहाँ फिर से आ और ई ए हो गए हैं, तो म और ह आधा हो गया, और ये न और द ऐसा का ऐसा लिख लो। अब क्या करा है, आ की मात्रा का रूप क्या बन गया, ए की मात्रा बन गई है। तो ए की मात्रा किस में लगेगी, ए में लगेगी, ह में लगेगी। ये मात्रा उसी में लगेगी जहां से हमने मात्रा को निकाला है, ठीक है। आगे देखिए, सुर धन ईश, यहाँ अ हो गया है और यहाँ ई हो गया है, दोनों मिलके ए बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा सुरेश, क्योंकि र में से हमने अ की मात्रा निकाल ली थी। यहाँ भी हमने र में से अ निकाल लिया, तो इसी र में मात्रा लगेगी और किसी में नहीं लगेगी। प्लस ई इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सुरेंद्र, क्या बन गया है, सुरेंद्र बन गया है। अब देखते हैं यहाँ हम करते हैं संधि विच्छेद। इसी का संधि विच्छेद का रूप करेंगे हम, क्योंकि साथ साथ में संधि भी करते जाएंगे और संधि विच्छेद भी करते जाएंगे। संधि विच्छेद में देखिए, पहला जो वर्ण आता है हमारा आता है भूपेंद्र, ठीक है, और दूसरा नंबर आएगा हमारा यहाँ पर महेश, ठीक है, भूपेंद्र और महेश। अब हमको यहाँ पर संधि विच्छेद कहाँ से करना है, भू में तो करेंगे नहीं और आधा न और द में करेंगे नहीं, हम करेंगे यहाँ से। तो इस प से करेंगे। इस ए की मात्रा कब बनती है, ए कब बनता है, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जब स्वर होते हैं और अ और ई मिलके ए बनता है, ठीक है, अ या फिर आ और ई मिलके ए बनता है, और ओ कब बनता है ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्णों को यहाँ हमें तोड़ना है, सबसे छोटे वर्ण बनाने हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा भूप, और प्लस ये हो जाएगा हमारा इंद्र, क्या बन जाएगा, इंद्र। तो ये भूप धन इंद्र भूपेंद्र बन गया, क्योंकि अ और ई है, यहाँ पर अ और ई मिलके ए बनता है। इसी तरह से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इस म और श को तो हम ऐसा ही रखेंगे। अब ह में ए की मात्रा इसको तोड़नी है, तो ह में अगर अ है तो मह तो कोई शब्द हुआ नहीं, इसलिए हम लिख देंगे महा, और ये हो जाएगा हमारा ईश। तो महाधन ईश क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई है पहला नियम। अब चलते हैं हमारे गुण संधि के दूसरे नियम की तरफ। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है, चाहे अ हो या फिर आ हो, इसके साथ में ई या ई जुड़ता है, इसके साथ में ऊ या ऊ जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, यानी कि ओ की मात्रा लग जाएगी। कैसे लग जाएगी, देखिए, महा धन उत्सव, जल प्लस उर्मी, दो दो शब्दों की बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए महाधन उत्सव में यहाँ पर क्या हो गया है, आ
और यहाँ पर क्या है ऊ। मैंने क्या कहा था कि चाहे अ हो या आ हो, कोई भी हो जाएगा, और यहाँ पर भी छोटा बड़ा, यहाँ पर भी छोटा बड़ा, यहाँ पर भी छोटा बड़ा, कुछ भी हो, लेकिन उत्तर एक ही आएगा, ओ बनेगा। तो ये क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो ये देखिए किस तरह से ओ बनेगा, म ह लिख दो आप, इस ह में से आ को हटा दिया, इसलिए इसका मतलब ह में ही परिवर्तन होगा, ह की मात्रा में ही परिवर्तन होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ स और व लिख दो। अब क्या करना है, इस ऊ को तो हमने पहले से ले लिया, इस आ को ले लिया है, तो यहाँ आ और ऊ मिलके ओ बन गया है, मतलब कि ओ की मात्रा बन गई, इसका मतलब महोत्सव हो गया है। इसी तरह से जल धन उर्मी, तो जल धन उर्मी में क्या हो जाएगा, अ बना है और यहाँ अ ऊ बना है, तो ये भी ओ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा जलोरमी। क्या बन जाएगा, जलोरमी। इसी तरह से देखिए वन धन उत्सव, अब यहाँ बन गया है अ और यहाँ बन गया है ऊ, दोनों मिलके ओ बन जाएंगे, यानी कि वनोत्सव। क्या बन जाएंगे, वनोत्सव। अब यहाँ करते हैं हम संधि विच्छेद, इसी का संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में देखिए पहला जो शब्द आता है वो आता है हमारा परोपकार। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। इस परोपकार का जो संधि विच्छेद हुआ वो कैसे हुआ है, इस रो से, क्योंकि ओ की मात्रा है हमारे पास, इस रो को, ओ की मात्रा को कैसे तोड़ा है, अ और ऊ से तोड़ा है। चाहे अ था या प्लस लगा दिया ये, चाहे आ था और यहाँ पर चाहे ऊ हो, कोई भी हो, हमने उसको तोड़ा है। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आया है, पर, क्या बन गया, पर धन उपकार, पर धन उपकार। क्या बन गया है, परोपकार। दूसरा आ जाएगा हमारा दीपोत्सव, दीपोत्सव। तो दीपोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ दीप हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, दीप, एक सार्थक शब्द निकलना चाहिए, दीपोत्सव, उत्सव, ये हमारा बन गया है उत्सव। तो दीप धन उत्सव, अ और ऊ मिलके क्या बन गए थे, ओ बन गए थे। इसी तरह से आ जाओ, हमारा लास्ट जो तीसरा नियम है वो कह रहा है कि यहाँ पर अ हो या आ हो प्लस री हो, तो ये क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। अब अर कैसे लगेगा, देवधन ऋषि, ठीक है, महाधन ऋषि। अब देवधन ऋषि में यहाँ क्या है, अ और यहाँ क्या है, री। इसी तरह महा में यहाँ अ है और यहाँ री है। चाहे अ हो या आ हो, उसके साथ में अगर री से ऋषि जुड़ रही है तो उसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, अर आएगा। क्या आएगा, अर आएगा। और अर कैसे आएगा, देखिए कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखिए एक अलग कलर से लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, अर आ जाएगा और यहाँ भी अर आ जाएगा। अब इसे देव ऋषि को कैसे बदलना है, यहाँ लिखना है दे। अब व में से अ हटा दिया, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, आधा व हो गया, यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। अब ऋषि की मात्रा को हमने यहाँ ले लिया है और यहाँ लिखना है हमें श, ठीक है, शी। अब क्या करना है, दे और आधा व और शी हमने लिख लिया है। अब क्या बोला है कि अ इसके अंदर से निकला था और ये री मिलके अर बन गया है। अब ये जो अर है इसका अ यहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो वह पूरा हो गया है। अब ये जो आधा र है वो आधा र यहाँ एक इस कलंगी के रूप में चला जाएगा। क्या बन गया है, देवर्षि। इसी तरह से महाधन ऋषि में देख लीजिए, म और ह लिख दिया है, ह में से आ निकाल दिया था लेकिन हमने आधा ह लिखा है, आ निकाल दिया और यहाँ से ऋषि ले लिया, ये ऋषि भी ले लिया और ये अ की मात्रा ले ली, दोनों का मिला के अर बन गया है और यहाँ हम शी लिख देते हैं। अब ये जो अ है वो इसके अंदर ऑलरेडी आ गया है और, ठीक है, और ये री और ये र था वो वहां चला गया। क्या बन गया है, महर्षि। ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। अब यहाँ करते हैं हम, संधि बन गई है, अब संधि विच्छेद कर रहे हैं, संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद में देखिए एक शब्द लेते हैं सप्तऋषि, सुना होगा। अब ये सप्तऋषि बना कैसे है, क्या करा है हमने, यहाँ पर इस ऋषि को तोड़ा है, अर, सप्तर ऋषि, अर आया ना, बोलने में साउंड आता है अर, इस अर को तोड़ना है, तो ये हो गया हमारा सप्त और धन ये हो गया हमारा ऋषि, क्योंकि अर को तोड़ा है। और ये अर कैसे बना है कि अ या फिर आ के साथ में अगर ऋषि लगा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, सप्तर ऋषि। इस तरह से आपको संधि विच्छेद करना है। तो ये हो गई है हमारी गुण संधि पूरी। अब चलते हैं हमारी नंबर की, तीसरे नंबर की जो संधि है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है वृद्धि करना। क्या होता है, वृद्धि करना। वृद्धि करना क्या है
कि यहाँ देखिए अगर आपका अ है या आ है, ध्यान रखना आपके जो नियम है उसमें अ और आ पहले आएगा। अ आ बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ण होते हैं कि साथ में यदि ए आया है तो वो क्या हो जाएगा, आई का रूप ले लेगा, मतलब कि डबल मात्रा लग जाएगी। और दूसरा नियम है कि अ या फिर आ के साथ में ओ आया है तो वो क्या बन जाएगा, आपका औ बन जाएगा, यानी कि डबल मात्रा लग जाएगी। ये आपके दो रूप आएंगे और ये दो नियम ही चलेंगे। अब दो नियम कैसे चलेंगे, देखिए इसी के साथ हम वृद्धि संधि करेंगे। पहला नियम हमारा कह रहा है कि अ और आ के साथ में ए आता है। अ और आ के साथ में ए कैसे आएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा एक और यहाँ लिखा हमने एक, अ और आ के साथ यहाँ अ है और प्लस यहाँ ए है, तो अ और ए आ गया, तो इजिकल टू क्या बन गया, ये आई बन गया है। मतलब कि क्या होगा, ए और क, मतलब इसमें से अ हटा दिया तो यहाँ आधा क बचा और इस ए को तो हमने ले लिया है और ये क बचा। तो अब क्या करेंगे, अब ये यहाँ से अ और ए की, ए से जो मात्रा बन के आई है वो क्या बन के आई है, आई, मतलब कि डबल मात्रा। अभी डबल मात्रा कभी भी स्वर में जो मात्रा का निर्माण होता है, जो परिवर्तित रूप होता है, वो किस में होगा, इस प्लस के पहले वाले में, क्योंकि प्लस के पहले वाले से ही हमने स्वर को निकाला है, इसलिए इसी में मात्रा लगेगी, तो इसमें ये मात्रा लग जाएगी, पूरा वन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक केक बन जाएगा। एक और देख लीजिए, एक और रूप आएगा इसका, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो पहले से ही ए है, अब इससे आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि हमारा नियम क्या कह रहा है, ए भी हो सकता है और यहाँ पर औ भी हो सकता है, ठीक है। हमारा नियम कह रहा है कि यहाँ पर अ होना चाहिए या फिर आ, और यहाँ पर आपका या तो ए होना चाहिए या फिर ऐ होना चाहिए, तो हमारे पास ऐ है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ऐ ही आएगा, मतलब कि दोनों मात्रा ही आएगी, वृद्धि ही होगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, म और त के अंदर ये मात्रा जुड़ जाएगी, म तय, ये ए तो वैसे ही यहाँ आ गया था, ये आ गया हमारा मतैक्य, ठीक है, क्या बन गया है, मतैक्य बन गया है। अब चलते बच्चों हम यहाँ संधि विच्छेद की तरफ चलते, किसकी तरफ चलते हैं, संधि विच्छेद की तरफ चलते हैं। तो संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, क्योंकि संधि बनाना भी सीखना है और संधि विच्छेद करना भी हमें सीखना है। तो संधि विच्छेद ऐसे करेंगे। अब देखिए संधि विच्छेद में कैसे करेंगे, एक और शब्द ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सदैव, यहाँ ले लिया हमने सदैव, यहाँ ले लिया हमने तथैव, ठीक है। अब देख लीजिए सदैव कैसे बना है, यहाँ पर क्या करा हमने, इस दे को तोड़ा है। अब इस दे को तोड़ने में या तो सद लिखेंगे और यहाँ पर क्या बनेगा, ए, या तो ए आएगा या ए आएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं एव, तो एव एक शब्द होता है यानी कि ही। अब सद तो कोई शब्द होता नहीं, इसलिए हम आ की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि आ और ए से मिलके ए बनता है, अ और ऐ से मिलके भी ए बनता है। तो हमें क्या करना है, सदा धन एव क्या हो गया हमारा सदैव। कोई सार्थक शब्द होने चाहिए दोनों के बीच में, ऐसे नहीं सद और इव लगा दिया, कोई ऐसा ही शब्द नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं मात्रा लगा दूंगी तो ये कोई शब्द नहीं हुआ, यहाँ पर शब्द सार्थक होना चाहिए, तो सार्थक शब्द के लिए हमें इसमें मात्रा नहीं लगानी है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, तथैव, तो तथैव में हम तथ लगाएंगे, तोड़ना हमें ऐ की मात्रा से ही है, ये तो आपको अच्छे से पता है कि जहाँ ऐ की मात्रा लगी है वहीं से हमको तोड़ना है। इसका मतलब हमें या तो अ और आ लिखना है पहले और उसके बाद में ए या ऐ लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा तथ धन एव, तो एव तो ऐसा ही आएगा। अब तथ कोई शब्द है नहीं है कोई शब्द, इसलिए शब्द बनाने के लिए उसे क्या करेंगे, आ बना देंगे, क्योंकि आ का रूप भी ए होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है संधि विच्छेद। अब चलते हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ। तो दूसरा नियम कह रहा है कि अ या आ के साथ में ओ या औ हो, अ या आ के साथ में ओ या औ हो। कैसे हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा महा और यहाँ लिखा मैंने औषधि, ठीक है, या फिर यहाँ लिखा मैंने वन और यहाँ लिखा मैंने औषधि, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने जल और यहाँ लिखा मैंने औध। या तो औ है या औ है, क्या है, औ है या औ है, ठीक है। या फिर हो गया हम यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, ये आ है और ये ओ है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे। यहाँ अ है और यहाँ औ है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे। यहाँ पर अ है और यहाँ पर, यहाँ हमारा ओ है,
दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे, मतलब औ की मात्रा बनेगी। और औ की मात्रा आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि जो मात्रा है वो कहाँ लगेगी, जिस वर्ण से प्लस के पहले वाले जिस वर्ण से हमने, जिस व्यंजन वर्ण से हमने स्वर को निकाला है, स्वर को जहां से निकाला है उसी व्यंजन में ये मात्रा लगेगी, और आगे का जो स्वर है वो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी के अंदर छुप जाएगा, इसी के अंदर विलीन हो जाएगा, मतलब इसी में जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी महौषधि, क्या बन जाएगा, महौषधि। ये हो जाएगी हमारी वनौषधि, क्या बन जाएगा, वनौषधि। और ये हो जाएगा हमारा जलौध, ठीक है, क्या हो जाएगा, जलौध। तो ये तो हो गई हमारी संधि। अब करते हैं हम यहाँ संधि विच्छेद का एक या दो कोई उदाहरण है। देखिए संधि विच्छेद में पहला जो उदाहरण आएगा हमारा वो आएगा परमोदार्यम, परमोदार्य, ठीक है। परमोदार्य को कैसे आप तोड़ेंगे, देखिए यहाँ से तोड़ना है, पहले ही पता चल गया हमें कहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है। अब यहाँ से कैसे तोड़ना है कि औ कब बना, औ कब बनता है कि यानी कि अ या आ के साथ में, अ या आ के साथ में या तो ओ है या फिर औ है, यानी कि अ या आ के साथ में ओ है या औ है तो औ बन जाता है। तो हमें तोड़ना है परम, अ प्लस के पहले अ या आ आएगा, उसके बाद में या तो ओ आएगा या औ आएगा, तो ये तो ऑलरेडी औदार्य होता है, औदार्य। तो परमोदार्य बन गया है। कैसे बना है कि हमने अ और औ को जोड़ा है तो भी कौन सा रूप आएगा, औ का रूप ही आएगा। तो ऐसे आपको संधि विच्छेद करने हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत सारे उदाहरण लेके, और उदाहरण लेने के बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, यण संधि। हमारे चौथे नंबर की जो संधि आती है वो यण आती है, और यण का एक नियम चलता है कि यहाँ पर ई इज इक्वल टू आधा य और उ इज इक्वल टू आधा व, बस इससे आपको ध्यान रखना है कि य और व ही बनाना है। तो पहला नियम चलता है हमारा ई इज इक्वल टू आधा य, ये इस बॉक्स में रख देते ताकि आपको पता चले कि ये नियम है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे कि हमारे पास आ गया है प्रतिधन एक, क्या बन गया है, प्रतिधन एक, यदि धन अपि, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, हमने ई का य बनाना है, सिर्फ ई की मात्रा को आधा य बनाना है। तो ई की मात्रा आपको इन दोनों में से कहाँ दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है हमें, त के अंदर ई की मात्रा लगी हुई है। इसका मतलब क्या होगा, इस प्र और इस क को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि संधि इसमें और इसमें होने वाली है। इसमें भी जब हमने ई की मात्रा को निकाल दिया है तो यहाँ क्या बचा है, आधा त लिख दिया हमने। अब ये ई क्या बन गया है बच्चों, आधा य बन गया है। इस आधे य को हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना है, ये बचा है केवल और केवल ए बचा है, इस ए की मात्रा को हम यहाँ लिख देंगे, क्या बन गया है, प्रत्येक, ठीक है। क्या करना है, इस स्वर को इस य के साथ में मात्रा के साथ जोड़कर आपको लिखना है। आगे देखिए यदि प्लस अपि, यदि में क्या करना है, हमें य और आधे द को हमें ऐसा का ऐसा लिख लो, क्योंकि हमने इस ई को निकाल दिया है। अब ई इज इक्वल टू क्या बन गया है, आधा य, इस आधे य को भी हम यहाँ लिख देंगे। अब आधे य के साथ में इस अ को जोड़ दिया है और ये हमारा हो गया है यद्यपि। तो यद्यपि ऐसे भी लिखते हैं बच्चों और ऐसे भी लिखते हैं, यद्यपि, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पर संधि विच्छेद की तरफ चलते हैं, क्योंकि संधि विच्छेद हमारा बहुत जरूरी है। संधि विच्छेद नहीं किया तो हमें समझ में नहीं आएगा कि संधि तो बनानी आ गई है, आप कहेंगे मैम संधि बनानी आ गई है, लेकिन संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ये बहुत जरूरी होता है और यही मुश्किल होता है। बाकी सब तो बहुत ईजी होता है, यही मुश्किल होता है। देखिए संधि विच्छेद में हमें पहला शब्द लेना है प्रत्यावर्तन, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, प्रत्यावर्तन एक शब्द होता है। और एक और शब्द ले लेते हैं हम यहाँ पर इत्यादि, क्या लेते हैं, इत्यादि, दो शब्द ले लिया। अब इन दो शब्दों का संधि विच्छेद देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि आधा त और य आया है, आधा त और य आया है, य के अंदर मात्रा लगी है, इसका मतलब यहीं से तोड़ना है। य लग गया है, जिस भी संधि में बीच में, संधि युक्त शब्द में बीच के अंदर कोई वर्ण आता है जिसमें य है, य या व है, ठीक है, व के अंदर अ कोई भी स्वर लगा हुआ है, अ आ ई ई उ ए आई, कोई भी स्वर लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वो यण संधि है, यानी कि ई का य हुआ है, उ का व हुआ है, इतना ध्यान रख लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या है य, इसका मतलब क्या है कि य क्या बना है, अब आधा य इज इक्वल टू क्या बना था, ई मतलब ई की मात्रा। अब हमें क्या करना है, इस त के अंदर, इस त के अंदर ई की मात्रा लगानी है, यानी कि ये वो क्या हो गया, प्रति।
प्रति निकल गया है, य तक हो गया, आ की मात्रा तक नहीं देखना है। यहाँ जो आ की मात्रा लगी हुई है, ये जो मात्रा लगी हुई है, इसको नहीं देखना है, सिर्फ प्रत्यय देखना है। तो प्रत्यय में आधा त लिख लिया था हमने, और य इज इक्वल टू ई, ई इज इक्वल टू ई की मात्रा, तो त के अंदर ई की मात्रा जोड़ दी है, इसका मतलब प्रति बन गया है। अब आ की मात्रा व र त न, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रत्यावर्तन है। अब इस प्रत्यावर्तन को कैसे अलग करेंगे, प्रति तो कर दिया है, अब यहाँ करेंगे आवर्तन। आप अवर्तन भी लिख सकते थे और आवर्तन भी लिख सकते थे। तो ये तो हो गया प्रति, प्रति के बाद मात्रा किसकी है, आ, इसलिए आवर्तन आपको लिखना है। तो ई धन ई क्या बन गया है, क्या, अब देखिए वापस संधि करते हैं हम इसकी, यानी कि ई इज इक्वल टू य आधा, य के अंदर आ की मात्रा लग गई, ये हो गया प्रत्यावर्तन, ठीक है। आगे चलते इत्यादि। इत्यादि में भी देख लिए हम, यहाँ पर ई लिख लेते हैं। अब आधा त लिखा हुआ है, आधा त लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा त था। अब त के अंदर क्या था, य यानी कि इस ती में मात्रा थी, तो ये क्या हो गई हमारी इति, ठीक है। क्या बन गया है, इति। ई और ये त यहाँ तक, इस आधे त और य को क्या बोलेंगे, ती। अब ये मात्रा किसकी लगी हुई है, आ की मात्रा लिख दो और दी लिख दो, तो क्या बन गया है, इति धन आदि। तो ऐसे आपको संधि विच्छेद करना है। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा नियम जो आता है वो आता है दूसरा नियम कि उ इज इक्वल टू आधा व। उ इज इक्वल टू आधा व में देखिए पहला जो उदाहरण आता है वो आता है मधु और धन अरि, मधु धन अरि। अब मधु धन अरि को क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया उ इज इक्वल टू आधा व, क्या आधा व ही होगा, मतलब कि हमने यहाँ पर म लिख दिया और धू में से उ निकाल दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, आधा ध लिख दिया, इसको लिखना पड़ेगा। अब ये क्या है, आधा व, आधे व को यहाँ लिखो, और ये जो अ का स्वर है इसको मात्रा के रूप में जोड़ के ये बन गया है मध्वरी। क्या बन गया है, मध्वरी। तो ये उ इज इक्वल टू आधा व आएगा। अब देखिए एक और उदाहरण करते हैं, यहाँ पर सु धन आगत, ठीक है। यहाँ से क्या ले लिया हमने, उ ले लिया, इसका मतलब ये आधा स हो गया। उ इज इक्वल टू आधा व, यहाँ आधा व लिख दो। अब ये आगत ऐसा का ऐसा लिख दो, आ की मात्रा लगा दो और गत क्या बन गया, स्वागत। एक और उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर अनु धन वय, ठीक है, अनु धन अय। अब ये अनु में से उ की मात्रा निकाल दो, तो ये क्या बन गया है, अ और आधा न। उ इज इक्वल टू आधा व, ये आधा व लगा दिया, इस आधे व में अ को जोड़ के ये बना दिया अन्वय, ठीक है। ये तो हो गए हमारे, क्या हो गए है, संधि बनाई है हमने, क्या बनाई है, संधि बनाई है। अब करते हैं हम संधि विच्छेद, क्योंकि संधि विच्छेद भी जरूरी है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में हम लेते हैं एक शब्द मध्वालय। क्या लेते हैं, मध्वालय। अब देखिए मध्वालय का मतलब है कि आधा ध जो है उसको ध्यान में रखना, उसके पास जो वा लगा हुआ है। अब ये वा कब बना है शब्द के बीच में, मध्वालय, लय आलय अलग से आ रहा है। आलय हमारे उच्चारण में क्या होता है, कभी कभी हम अगर आप शुद्ध उच्चारण कर रहे हो ना किसी शब्द का, तो आप शब्द के उच्चारण में ही आप खुद ही अलग अलग कर लेते हो उन वर्णों को, जो वर्ण अलग होने वाले होते हैं उनको खुद ही अलग अलग कर लेते हो, आवश्यकता ही नहीं है आप लिखित में अलग करोगे तभी आपकी संधि बनेगी। हम खुद भी उच्चारण में मध्वालय, क्या बोला है मैंने, मध्वालय, आलय निकला है ना लास्ट में, तो इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, मध्वा, तो म और ध लिख दिया। अब ये जो व कब बना है, व इज इक्वल टू क्या बना था, व इज इक्वल टू उ की मात्रा, आधा व, उ की मात्रा। तो इस म में, एक मिनट इसको मैं सामने लिख देती हूँ, हाँ, म और ध लिखा। अब म व इज इक्वल टू उ हो गया। अब यहाँ हमने क्या करा, मधु लिख दिया, द में उ की मात्रा लगा दी तो पूरा हो गया। अब ये व तो हो गया इसके अंदर उ की मात्रा के रूप में। अब ये जो आ है, आ की मात्रा, ये आ जाएगा हमारा आलय। क्या बन जाएगा, आलय। तो ऐसे होते हैं संधि विच्छेद और संधि के, ठीक है। आगे चलते बच्चों, अयादि संधि, ये आती है हमारी 5वें नंबर की संधि आती है, और इसका नियम देखिए क्या है कि अगर ए आई के साथ में कोई स्वर आता है तो आय और अय हो जाएगा। कैसे आय और अय होगा, देखिए इसके लिए बताती हूं मैं आपको कि ए प्लस कोई स्वर आता है तो अय हो जाएगा, और ऐ प्लस कोई स्वर आता है तो आय हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आधा य होंगे। इसी तरह से
ओ के साथ में स्वर आता है तो ये हो जाएगा अव, क्या बन जाएगा अव। और औ के साथ में अगर कोई स्वर आता है, स्वर क्या यहाँ पर अ ही होते हैं, अधिकतर अ आता है, क्या आता है अ, तो ये हो जाएगा आव। अभी कैसे होगा, पहला नियम चलते हैं हमारा। पहला नियम इस प्रकार से है कि पहला नियम है कि ए धन स्वर, तो ए धन स्वर कैसे हो जाएगा कि हमने यहाँ लिखा ने धन अन, ने धन अन, तो ने धन अन क्या हो जाएगा, ने क्या बन गया, ये हो गया आधा न, इसमें से हमने ए लिया और ए और अ मिलके क्या बन गया है अय, क्या बन गया है अय, देखिए ये बन गया है अय, ठीक है, ए इज इक्वल टू अय। अब यहाँ अ न के अंदर अ लगा दो और आधा य लगा दो, आधे य में अ की मात्रा जोड़ दो और ये बना दो नयन। इसी तरह से ये हो जाएगा शे धन अन, ठीक है, ये क्या बन जाएगा शयन बन जाएगा। आगे देखिए इसी तरह से ने धन अक, क्या बन जाएगा ने धन अक, तो ने धन अक का जो नियम चलता है, दूसरा नियम चल रहा है ए आई वाला, ये दोनों चल रहे हैं अभी, केवल और केवल ये दोनों ही चल रहे हैं कि ने धन अक कैसे हो जाएगा कि ने तो हो जाएगा ये आय, ने नहीं आई, और यहाँ बन गया आधा न, इसको आय बना दिया है, आय में हमने ये लगा दिया, ठीक है, आधा य में य लगाया और ये बन गया क, नायक। इसी तरह से ये बन जाएगा गे धन अकह, और गे धन अक क्या बन जाएगा गायक बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते तीसरे नंबर का जो सूत्र है वो है हमारा ओ धन अव, ओ धन अव। अब ओ धन अव कैसे हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा पो धन अव, अब पो धन अव में क्या आ जाएगा कि पो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अव, अन आ जाएगा, यहाँ आएगा स्वर, ठीक है, गलत हो गया थोड़ा, ये आ जाएगा स्वर और ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर अव, ठीक है। अब देखिए कैसे बना, इस पो में से ओ की मात्रा ले ली, ठीक है, तो ओ की मात्रा लेते ही आधा प हो गया। अब क्या करना है, ये ओ क्या बन गया है अव बन गया है, क्या बन गया है अव, इस अव को यहाँ जोड़ दो, अ की मात्रा को जोड़ोगे तो प हो जाएगा और ये आधा व, फिर से आधा व हो गया, इस आधे व में इस अ को जोड़ दो, ये बन गया पवन, ठीक है। इसी तरह से ये बन गया है भो धन अन, तो भो धन में ओ निकाल दो और यहाँ हो गया हमारा आधा भ, ओ क्या बन गया भव, भव से आधा व, आधे व में अ जोड़ दो और ये बन गया भवन, ठीक है। ये हो गया हमारे तीसरा जो नियम है। अब आता है हमारा चौथा नियम। चौथा नियम कैसा आता है, ये ओ औ वाला नियम है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखवाया है, ओ औ वाला नियम। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि औ के साथ में अगर कोई स्वर है और स्वर कहे तो अ ही आ रहा है सब में, आप फोकस करना, आपको पता चलेगा, ये हो जाएगा आव, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा है धौ धन, अब धौ में क्या हो गया है, हमने आउ निकाल दिया, आउ इज इक्वल टू क्या बन गया है आव बन गया है। अब ये आधा ध लिख दो, आधे ध में आ की मात्रा लगा दो और आधा व लगा दो, इस आधे व में अ जोड़ दो और क हो गया, ये वाला अ जोड़ना है इसके अंदर, तो धावक बन गया है, क्या बन गया है धावक बन गया है। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा, देखिए नो धन इक, क्या बन गया है नो धन इव इक। अब नो में से आउ निकाल दो, ये निकाल दिया। अब आउ निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख दिया हमने न, अब आउ क्या बन गया है आय बन गया है, क्या बन गया है आय, तो हमने यहाँ नाय लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया है नाय लिख दिया है। अब नाय लिखा है, नाय आधा लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, क्या लिखा है हमने आधा नाय लिखेंगे, क्यों लिखेंगे क्योंकि ये आधा ही है, यहाँ पर नाय लिख दिया। अब ये ई है, इस ई को जोड़ेंगे इस तरह से ई और एक का जोड़ देंगे, बन गया नायिका, क्या बन गया है नायिका। इसी तरह से देखिए एक और बनाती हूँ यहाँ पर नो, नो धन उक, ठीक है, नो धन उक, आव आ रहा है इसलिए नाविक आएगा, ठीक है। अब देखिए नो धन उक में क्या हो गया है, यहाँ न निकल गया है, यहाँ आउ निकल गया है और आउ इज इक्वल टू आव आ गया है और आव हमें नाव बनाना है, ठीक है। और अब देखिए बच्चों अगला करते हैं हम यहाँ पर कि भो, भो धन उक। अब भो से क्या बन गया है हमारा यहाँ पर आउ निकाल दो, आउ निकालते ही ये हो जाएगा हमारा आव और आउ निकालते ही आधा भ हो गया है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा भा और व,
उसके व के अंदर हम क्या करेंगे, इस ऊ की मात्रा लगा जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा भावुक। क्या बन गया है, भावुक। ऐसे ही एक और आता है भो धन इक। अब भो धन इक में आउ निकाल दो और ये आउ निकाल के क्या करेंगे, भा व में ई की मात्रा लगाएंगे और ये बन गया है भाविक। तो ऐसे ये होती है हमारी अयादी संधि। तो अयादी संधि के चारों नियम हमने देख लिए हैं। अब चलते बच्चों, हमारे यहाँ पर 6 नंबर की संधि है जिसका नाम है पररूप संधि। क्या नाम है, पररूप संधि। अब देखिए, पररूप संधि का एक नियम है, वो ये नियम है कि सबसे पहले क्या होगा, उपसर्ग होगा। क्या होगा, उपसर्ग। और उपसर्ग में अ जरूर होगा, पूरा लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। उपसर्ग के अंत में अ, ठीक है, और पहले यानी कि प्लस के पहले उपसर्ग के अंत में अ होना जरूरी है, और प्लस के बाद में यहाँ पर या तो ये वाली मात्रा होगी या फिर ये वाली मात्रा होगी, यानी कि या तो ए होगा या ओ होगा, ये अनिवार्य है। क्या नियम होगा कि उपसर्ग के अंत में, उपसर्ग तो होगा, उपसर्ग के अंत में अ होगा और प्लस के बाद में ए या ओ होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, पररूप संधि। इस नियम को देख लीजिए, यही नियम चलेगा, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि क्या है, बस कहना है पररूप संधि का। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आपको ये बताना है कि उपसर्ग के अंत पहला यानी कि प्लस के पहले जो होगा, पहला वर्ण होगा वो उपसर्ग होगा और उपसर्ग के अंत में अ होगा, अ वाला उपसर्ग होगा। उसके बाद में जो दूसरा वर्ण होगा उसमें ए या औ होगा, ओ होगा, तब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा प्रे धन ऐजते। क्या लिखा है, प्रे धन ऐजते। प्रे धन ऐजते लिखा है, तो अब ये दोनों मिलके यहां पर क्या है, अ और यहां क्या है, ए। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं होगा, सीधा का सीधा रूप क्या होगा, पररूप। अब ये इसी के अंदर मिल जाएगा, तो ये मिलने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पर प्रैजते बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रैजते बन जाएगा। अब देखिए, यहां लिखा है अव और यहां लिखा है औषधि, औषधि, तो ये बन गया है अ। देखिए, व के अंदर अ छिपा हुआ है और ये हो गया हमारा अ। ए और ओ ही होगा, इसके अलावा और कोई वर्ण नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिए, अ और व शति, अवशति, अवशति, ये शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी संधि होती है, ये पररूप संधि होती है। ठीक है, इसी तरह से देख लिए उप ओशन, ये क्या बन जाएगा, ओशन। और ये जो रूप बनकर आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, अ, और ये उपसर्ग ही होने चाहिए, इतना ध्यान रखना आप, क्या होना चाहिए, उपसर्ग। प्र अव उप अव, है ना, जो भी होगा वो उपसर्ग होगा, जो भी कोई भी हो, भले उपसर्ग वाले वर्ण होंगे, और उपसर्ग वाले वर्ण के अंदर भी अ होना जरूरी है प्लस के पहले वाले वर्ण में, और उसके बाद में प्लस के बाद वाले में ए या ओ होना जरूरी है। ये कहता है पररूप संधि। ठीक है, तो उपसर्ग है, उपसर्ग में भी अ छिपा हुआ है और यहाँ पर ओशन लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा उपोषण, उपोषण। क्या बन गया है, उपोषण। तो ये होती है हमारी पररूप संधि। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते बच्चों, नंबर 7 की जो संधि है जिसका नाम है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का मतलब पहले जैसा रूप बन जाएगा। पहले जैसा रूप कैसे बनेगा, देखिए, इसके लिए भी एक नियम है कि ये जो प्लस है, प्लस के पहले या तो ए होगा या ओ होगा, इतना ध्यान रखना। ये नियम है, ये नियम आपको याद रखने हैं और बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया मैंने आपको। या तो ए होगा या ओ होगा और यहाँ पर अ होगा। क्या होगा, अ होगा, केवल और केवल अ, बस। तो क्या करना है, ये तो आपके सेम रहेंगे, यहाँ पर आपके जो रूप है वो ए और ओ ही रहेगा। अगर ए की मात्रा का है तो ए की मात्रा का रहेगा, ओ की मात्रा का है तो ओ की मात्रा का रहेगा। लेकिन ये जो ए है इस अवग्रह में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अवग्रह में, किस में परिवर्तित हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह में, या फिर जिसे प्लुत स्वर भी बोलते हैं, लेकिन हम संस्कृत में इसे क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह या फिर प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर बोलते हैं। ये अ इसी में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी लिखा हुआ है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि यहाँ लिखा है हरे धन अत्र। ठीक है, हरे धन अत्र, को धन अपि। ठीक है, और शिवो धन अस्ति, शिवो, शिवो धन अस्मि, राम धन अस्ति, बालो धन अपि। ठीक है,
अब देखिए इनका जो रूप बनकर आएगा वो क्या आएगा, बहुत ही इजी है, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर ए और ओ की मात्रा होनी चाहिए, ए और ओ की मात्रा होनी चाहिए, ये वाली मात्रा होनी चाहिए। फिर ये जो अ है, देखिए सब जगह अ ही दिखाई दे रहा है, कोई और अलग से आपको दिखाई दिया यहाँ पर, कोई और भी अलग से आपको दिखाई दिया कि कोई और स्वर है? अ के अलावा कोई स्वर आपको दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि है भी नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या, अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब देखिए यहां पर क्या होगा कि हरे अत्र, हरे अत्र लिखा हुआ है तो हमें हरे तो ऐसा का ऐसा लिख देना है। इस अ को क्या बनाना है, और अवग्रह चिन्ह, ये अवग्रह चिन्ह बना दिया और त्र को ऐसा का ऐसा लिख लेना है, ये बन गया हरे अत्र। क्या बन गया, हरे अत्र, हरे अत्र, हरे अत्र ही होगा। बस ये अ अवग्रह चिन्ह में हो गया, इसलिए पूर्व रूप संधि हो गई है। पूर्व रूप का मतलब क्या होता है, अवग्रह चिन्ह बन जाना। को अपि, तो ये बन जाएगा हमारा को धन अपि। शिवो अस्मि, ये बन जाएगा हमारा शिवो, ये तो ऐसा का ऐसा आएगा ये सारे शब्द, शिवो अस्मि, बोलने में वही आएगा, उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम अस्ति, तो राम अस्ति। बालो अपि, तो ये हो जाएगा बालो अपि, बालो अपि। ऐसे बन जाएगी हमारी पूर्व रूप संधि। तो सारी संधि पढ़ ली है हमने। कौन कौन सी संधि पढ़ी है, देखिए संधि की परिभाषा पढ़ी है कि दो वर्णों के परस्पर निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग होती है। स्वर के साथ स्वर का मेल होता है स्वर, स्वर के साथ व्यंजन का मेल, व्यंजन का साथ स्वर का मेल होता है व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है विसर्ग संधि कहलाती है। फिर स्वर संधि के भेद हमने पढ़े कि स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ, फिर होता है गुण, फिर होता है वृद्धि, फिर होता है यण, फिर अयादि, फिर पूर्व रूप और पर रूप और पूर्व रूप। तो 7 जो भेद थे हमने एग्जाम्पल के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से नियम के साथ में पढ़ लिए हैं। और अब आपको इन नियमों को देख के और जो भी शब्द बनते हैं उन शब्दों से आपको संधि करनी है और प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए बच्चों, आज हमारे यहाँ पर 12th हिंदी ग्रामर को लेकर जो हिंदी व्याकरण है उसका पहला टॉपिक हमने लिया है संधि, और संधि का फर्स्ट लेक्चर हमने स्वर संधि को आज पूरी तरह से पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि अगली क्लास में हम व्यंजन संधि को पूरा कर लेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।